नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम लोग 25 डेज की एक सीरीज चला रहे हैं और कल पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, तो आज हम लोग उसी के सेकंड पार्ट पे बात करने जा रहे हैं। आप सभी जो भी आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाया करिए। ये हमारी टीम का रिक्वेस्ट आपसे है। चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले प्रश्न को सोचा करिए कि कौन सा उत्तर होगा, फिर उसके बाद हम आपको जवाब में ज़रूर बताएंगे कि कौन सा उत्तर है। ये पहला क्वेश्चन है जिस पर आज हमारी आपकी बात करनी है। धीरे धीरे आप ये तो समझ ही गए हैं कि क्या करते हैं, एक एक वाक्य को कीवर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर इस पूरे वाक्य को हम पढ़ें तो हमें ये दिख रहा है कि ये सब्जेक्ट और इस वाक्य में कहीं पर भी कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है जो मिस्टेक बना सके। व्हेन एक कंजंक्शन के रूप में या व्हेन क्या कहते हैं आगे कंटिन्यू कंजंक्शन के रूप में ऐड हो गया है, ही के बाद थर्ड फॉर्म है, यहां पर भी सेकंड फॉर्म है और यहां पर भी सेकंड फॉर्म है, मतलब टेंस में भी कोई मिस्टेक नहीं है जो कि एक दो वाक्य में हो सकती थी। अगर हम यहां पर अनब्रेकेबल देखें तो एन लिखा हुआ है, यहां पर रिकॉर्ड लिखा हुआ है, एक वचन है, एन लिखा हुआ है, मतलब बी पार्ट में भी कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर हम सी पार्ट में देखें तो यहां ए लिखा है और यहां सेंचुरीज लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आ हाफ सेंचुरी तो बेहतर होता है, ना कि आ हाफ सेंचुरीज नहीं होता है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहले वाले सेंटेंस में कोई एरर नहीं मिली आपको, दूसरे वाले में कोई एरर नहीं मिली, तीसरे वाले में आपको एक एरर मिल गई कि ए के साथ यहां पर सेंचुरी यूज होना चाहिए, ना कि सेंचुरीज। अब अगर इस ऐसे स्ट्रक्चर में देखते तो टेंस की मिस्टेक हो सकती थी। मान लीजिए ये पास्ट है, ये प्रेजेंट रहता, तो पास्ट रहता और ये प्रेजेंट रहता, तो हो सकता है कि इस बात की मिस्टेक बन जाती कि टेंस दोनों के अलग अलग हैं। तो इस वाले पार्ट की जो मिस्टेक हो जाएगी वो सी पार्ट हो जाएगी। आप सभी लोग सहमत होंगे? अगर आप सहमत हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने समझा कि नहीं समझा, इस कॉन्सेप्ट से आप क्लियर हैं कि नहीं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, एक नाउन, दूसरा नाउन और केवल एक के पहले जो है वो आर्टिकल लगा। जब कभी ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो हम इसे एक ही व्यक्ति मानते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वही कलेक्टर भी है और जो कलेक्टर है वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है। अगर हम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर लिखते तब प्लूरल होता, दो अलग अलग व्यक्ति की बात तब होती। लेकिन जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों और केवल पहले वाले के पहले आर्टिकल या डिटरमाइनर लगा हो तो हम इसे सिंगुलर मानते हैं और वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, और तब जाकर के ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगले सेंटेंस को देखते हैं, द लॉन्ग एंड शॉर्ट। अब देखिए शॉर्ट एंड लॉन्ग, द लॉन्ग एंड शॉर्ट पढ़िए, वही तो है जैसे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट दो चीजें हैं, एक के पहले केवल द लिखा हुआ है, तो यहां पर इज लगना चाहिए या आर लगना चाहिए? ठीक है, चलिए। और अगर आप चाहें तो आप रिसर्च के लिए सोच सकते हैं, जैसे यहां पर होल नाम का वर्ड है तो ये कभी कभी की वर्ड बनता है गलती के लिए। होल के पहले द हमेशा लगा रहता है, द होल वर्ड। जैसे बोथ और ऑल के बाद द का प्रयोग होता है, लेकिन सेम और होल के पहले द का प्रयोग होता है। तो द होल यहां लिखा हुआ है तो ये भी करेक्ट है। एक गलती हो सकती है दिस और डायरी, तो भाई दिस सिंगुलर है तो डायरी भी सिंगुलर है। तो जो वर्ड्स हैं जहां से गलती उठ सकती है वहां कहीं मिस्टेक नहीं है, सिवाय इस बात के कि ये कर्ता सिंगुलर है और वर्ब सिंगुलर नहीं है। तो बी पार्ट इसका एरर हो जाएगा। आपको मुझे लगता है ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि हाँ इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। देखो दोनों के पहले एवरी लग गया तो सिंगुलर यूज होगा, ना कि वर्ब वॉज। कल इस पर काफी चर्चा हुई थी। अगर आपने कल वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप जाइए पहले
प्लेलिस्ट में पुराने वीडियो को देखिए और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के पार्ट 1 को देख करके फिर पार्ट 2 पे आइए, और काफी क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं ये क्या कह रहा है। सेंटेंस है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, ऑफ के बाद मेंबर्स में है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। फेल्ट तो सेकंड फॉर्म है, तो मोस्ट के साथ फेल्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेकंड फॉर्म में तो सिंगुलर प्लूरल देखना नहीं है। दैट द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस वर नॉट कॉम्पिटेंट। देखिए द ग्रुप, बात किसकी हो रही है? ग्रुप जिसको अपॉइंट किया गया है केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वर नॉट कॉम्पिटेंट, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। कौन कॉम्पिटेंट नहीं है? ग्रुप कॉम्पिटेंट नहीं है। ये जो वर है वो बात किसकी कर रहा है? ग्रुप की कर रहा है। तो ग्रुप सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इन द केस, ये तो इसी के लिए, इसी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, मतलब कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट है इसी के साथ जुड़ा हुआ। तो अगर हम लोगों ने ये देखा है कि यहां पर लिखा हुआ है द ग्रुप, तो यहां पर वर की जगह पे क्या होना चाहिए था? वॉज होना चाहिए था, और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब में दूरी बना देते हैं। जैसे सब्जेक्ट यहां पर है और एक वर्ब थोड़ी डिस्टेंस पे है, तो कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि सब्जेक्ट किसको कंसीडर करें। तो भाई जिसकी बात हो रही वही तो सब्जेक्ट होगा। दैट द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस, वो ग्रुप जिसको अपॉइंट किया गया था केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो कॉम्पिटेंट नहीं था। तो ग्रुप सिंगुलर है तो फिर यहां वॉज वर्ब में क्या होना चाहिए था? वॉज होना चाहिए था। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा समझने के लिए जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, ये रहा। 3 क्वेश्चन है और यहां पर हम बात करने जा रहे हैं नाइदर नॉर, मतलब कि हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक एडजेक्टिव है आइदर, आइदर का पेयर और, मतलब कि आइदर एक वर्ड है, एडवर्ब की तरह काम करता है या एडजेक्टिव की तरह काम करता है, आइदर के साथ पेयर के रूप में और एक होता है नाइदर, नाइदर के साथ पेयर के रूप में नॉर का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो नॉट ओनली नाम का एक शब्द होता है जिसके साथ हम लोग बट ऑल्सो नाम का पेयर लगाते हैं। कई एक बार केवल बट लग जाता है, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना, तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर। कभी कभी और लिखा रहता है और दो कर्ता आ जाते हैं, और कभी कभी नॉर लिखा होता है तब दो कर्ता आ जाते हैं। बट आज हमारी चर्चा केवल इन 3 वाक्य पे इस तरह से है कि कहा जाता है कि जैसे यहाँ पे देखिए नाइदर लिखा है और यहाँ पर नॉर लिखा हुआ है, तो जब कभी भी इससे नाइदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द शूज, राइट, तो एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है। जब कभी इन वाक्यों से ऐसे दो सब्जेक्ट जुड़ जाएं, एक सब्जेक्ट यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर, या तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ दो सब्जेक्ट जुड़ जाएं, तो जो भी वर्ब होगी वो हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। जो भी वर्ब होगी वो हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। इसका मतलब यहां पर लिखा हुआ है द कलर, तो कलर के अकॉर्डिंग ये कैसे हो जाएगा? वॉज होगा कि वर होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल वॉज होना चाहिए, क्योंकि यहां पर शूज का बात नहीं हो रहा है, यहां साइज है और यहां कलर ऑफ शूज, तो शूज के कलर की बात हो रही है। तो मेन वर्ड कौन है? कलर। कलर के अकॉर्डिंग क्या होगा? वर होगा या वॉज होगा? तो वॉज होना चाहिए था, मतलब सी पार्ट गलत है, सी पार्ट में एरर है। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें तो ये लिखा हुआ है नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद द प्रिंसिपल लिखा हुआ है, फिर बट ऑल्सो लिखा है, फिर लिखा है द सेक्रेटरी ऑफ कॉलेज। तो देखो एक सब्जेक्ट ये, दूसरा सब्जेक्ट ये, वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? दूसरे वाले के अकॉर्डिंग। तो दूसरा वाला सिंगुलर है सेक्रेटरी, तो फिर ये भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर यहां पर ये लिखा होता नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द सेक्रेटरीज, प्लूरल होता, तो फिर
वर्ब का प्रयोग होता, राइट। और आपके मन में अगर ये चल रहा है कि सर इसको सेक्रेटरीज कर दीजिए, वर्ब को मत चेंज करिए, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जैसा है वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगा दी जाएंगी। अगला सेंटेंस है नाइदर द इंजीनियर, एक सब्जेक्ट यहां है और नॉर के बाद द साइट ऑफ द चार्ज, तो ये भी सिंगुलर है साइट, तो साइट सिंगुलर है तो हैव लगेगा कि हैज लगेगा, आप समझ गए होंगे, हैज लगेगा। एक एग्जांपल अगर हम ऐसा लिख दें कि आइदर यू और आई आर टू बी सिलेक्टेड, तो जैसे ही ऐसे वाक्य देखेंगे तो आप तुरंत देखेंगे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, आइदर के बाद यू और के बाद आई, वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, आई के अकॉर्डिंग, तो आर तो लगेगा नहीं, क्या लगना चाहिए था, एम। ठीक है, चलिए देखो वही कहानी है, आइदर रमेश और आई, आई है तो आर लगेगा कि एम, आप कहोगे बिल्कुल एम लगेगा, इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। मोर, अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिए, इन दोनों का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे मानो कहीं पर मोर लिखा रहे और उसके तुरंत बाद देन वन लिखा रहे, मोर देन वन लिखा रहे, और मोर देन वन के बाद कोई नाउन लिखा रहे और फिर कोई वर्ब लिखी जाए, तो प्लीज कंसीडर करोगे, पढ़े होंगे आप में से लगभग सभी लोग, वन के बाद का नाउन कैसा होगा, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। ना समझ सकिए तो रटना भी एक ऑप्शन है अभी परीक्षा के लिए, मोर देन वन के साथ नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, इसका मतलब मोर देन वन के बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट ऐसे लिख दिया जाए, मोर लिख दिया जाए और मोर के तुरंत बाद नाउन लिख दिया जाए और उसके बाद देन वन लिखा जाए, तो मोर फिर नाउन फिर देन वन, तो मोर चूंकि प्लूरल है तो ये नाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल, और फिर इसके बाद वर्ब आए तो बच्चे जैसा नाउन वैसी वर्ब, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी कैसी, प्लूरल। दो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, मोर देन वन के बाद नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन मोर नाउन देन वन के साथ नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। आशा करते हैं कि आप इसे समझ पाए होंगे। क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन पे और ध्यान देते हैं। यहां लिखा है मोर देन वन, तो वन के बाद कंट्री होना चाहिए कि कंट्रीज होना चाहिए, मोर देन वन के बाद कैसा होना चाहिए, मोर देन वन के साथ कंट्री होगा और क्रिया सिंगुलर होगी, तो ए पार्ट गलत है। लेकिन यहां देखो मोर के बाद मेडल्स लिखा है और फिर देन वन लिखा है, तो मेडल्स प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, मतलब वर लिखा होगा। आप थोड़ी थोड़ी बात सेंटेंस को सॉल्व करते समय समझ रहे होंगे कि किसी भी वाक्य में जरूर कोई ना कोई कीवर्ड दिया गया है जिससे कि हम उसे आसानी से सॉल्व कर सके। यू हैव नॉट टू लाइक डू पीएचडी इन इंग्लिश की, आपको सॉल्व करने के लिए आपको लॉजिक पकड़ना है, उस वर्ड को पकड़ना है जो वाक्य में क्वेश्चन उठाता है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है जो वाक्य में क्वेश्चन उठाता है। बहुत लिमिटेड पैटर्न है ग्रामर पर क्वेश्चन उठाने के, टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक में देखें तो लगभग 20 से 22 कॉन्सेप्ट निकलते हैं और उन्हीं पर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड होता है, तभी तो आप उसे 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। आप देख रहे हो तो आप अमूमन 100 क्वेश्चन को आयोग देता है और उस 100 क्वेश्चन में जब भी हम बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 60 मिनट का समय आपको मिलता है, और 100 क्वेश्चन में जब आपको 60 मिनट का समय मिलता है तो ऑलरेडी टाइम बहुत कम है और इंग्लिश और जीएस से ही टाइम को बचाना है, 20 सेकंड से ज़्यादा किसी प्रश्न में लगना नहीं है, तो 100% कुछ ना कुछ ऐसा शब्द दिया गया होगा जिसको देख के आप तुरंत का तुरंत उत्तर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझ पाएंगे तो कर पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इस तरीके से अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने रिपीट हों अगर दोबारा, आइदर और वाले, नाइदर नॉर वाले, मोर देन वन वाले, तो क्या आप इनको बहुत सोचेंगे या इनको बहुत वैल्यू देंगे क्या? आप तो इन्हें तुरंत कहेंगे कि देखो भाई बहुत दिमाग न लगाओ, ना तो मुझे परेशान करो, हमें पहले से पता है कि मोर देन वन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कहाँ पे एरर हो सकती है ये भी हमें पता है, और आप तुरंत का तुरंत एरर ढूंढ लोगे। चलिए, आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज लॉन्ग एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी dialectal development in which there have been a painstaking forging of rational and moral self। मैं एक्चुअली आपको
एक लॉजिक के बारे में बात करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, और वो कॉन्सेप्ट है देयर का। याद रखिएगा, यदि किसी वाक्य में देयर नाम का शब्द आता है और देयर के तुरंत बाद वर्ब आती है, तो प्लीज कभी मत रटिएगा कि देयर सिंगुलर है या देयर प्लूरल है। देयर के बाद जो भी वर्ब आएगी वो डिसाइड होगा इसके बाद जो नाउन लिखा हो या इसके बाद जो प्रोनाउन लिखा हो। अगर ये नाउन सिंगुलर होंगे मान लीजिए तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर ये नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होंगे तो बच्चे प्लूरल वर्ब लगेगी। इसका मतलब है कि देयर के साथ किस प्रकार की क्रिया आएगी ये डिसीजन देयर का नहीं होता, बल्कि देयर के बाद वाली नाउन या प्रोनाउन का होता है। अब देखो यहां देयर के बाद लगा है हैव बीन। एक बार जल्दी से चेक करो कि क्या हैव बीन के बाद सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप देखोगे ए लिखा हुआ है और ए पेन स्टॉकिंग फॉर्जिंग ऑफ रैशनल एंड मोरल सेल्फ, देखेंगे तो ये पूरा सिंगुलर है। ए लगा हुआ है, ए से ही पता लग रहा है कि सिंगुलर है। और बच्चे जब ये सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी सिंगुलर, तो हैज बीन होगा या हैव बीन होगा। ठीक है, आसानी से आप समझ पाए होंगे कि इस पूरे सेंटेंस को हम पढ़ते चले गए तो हमें एक कीवर्ड मिला, वो कीवर्ड देयर है। जैसे कहीं पर नाइदर मिल रहा था, कहीं पे नॉर मिल रहा था, कहीं पे अ नंबर ऑफ मिल रहा था, कहीं पे द नंबर ऑफ मिल रहा था, कहीं पे मोर देन वन मिल रहा था, कहीं पे मोर प्लस नाउन देन वन मिल रहा था। तो जैसे ही आप कभी भी इस बात चर्चा कर रहे होंगे तो कीवर्ड जरूर दिखेगा। पढ़ते जाइए, अच्छा पढ़ पाएंगे। अगर आप आराम से, बहुत जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे तो आपका उत्तर इसी प्रश्न में ही छिपा हुआ होता है। इंग्लिश में बार बार क्यों कहता हूं आसान है, क्योंकि इंग्लिश एक बार ठीक से पढ़ लिया जाए तो बड़ी कॉन्सेप्चुअल सॉल्व होती है और बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं अगले कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके लिए ज़रूरी होंगे। ठीक है, ये आपका एक और कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझिए। दिया है नॉलेज एंड विजडम। ठीक है, ध्यान रखेंगे कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं, प्लीज इन्हें ध्यान रखेंगे। कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं, कुछ पेयर वर्ड्स कैसे, जैसे टाइम और टाइड, टाइम एंड टाइड। जैसे कि क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी। ठीक है, जैसे कि नॉलेज एंड विजडम। ये जितने भी टाइम वर्ड्स हैं, मतलब कि जहां टाइम आएगा तो साथ में टाइड भी आएगा, जहां क्राउन आएगा साथ में ग्लोरी भी आएगा, जहां नॉलेज आएगा वहां साथ में विजडम भी आएगा। ये दोनों लगभग एक ही अर्थ रखते हैं और ये पेयर वर्ड होने के कारण हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। एक का दूसरा पूरक होता है, बिना उसके इस एक को यूज नहीं करेंगे। तो जब जब ये एंड के साथ यूज होंगे टाइम एंड टाइड, ये जो है सिंगुलर माने जाएंगे। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन या वेट्स फॉर नन में वेट्स का प्रयोग करेंगे। वैसे ही यहाँ पर नॉलेज एंड विजडम आप अगर नहीं जानते तो आप नहीं समझेंगे, आप सोचेंगे दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये तो पेयर वर्ड है, इसीलिए यहाँ पर मेक की जगह पर क्या लगा देंगे, मेक्स का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, एकदम आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। क्राउन एंड ग्लोरी गिव होगा या गिफ्ट्स होगा, तो आप कहोगे सर क्राउन एंड ग्लोरी एक पेयर वर्ड है इसीलिए सिंगुलर कंसीडर होगा। ठीक है, आसानी से ऐसे प्रश्न को भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस पूरे प्रश्न को पढ़ते पढ़ते हमें कीवर्ड तुरंत मिल रहा है। इंग्लिश में कभी भी आपको भटकना नहीं है, जितना उत्तर है वो सब उसी प्रश्न में लिखा हुआ है। हाँ, प्रोवाइडेड यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब इतने सारे तो प्रश्न सॉल्व करने ही पड़ेंगे कि आपकी और अंग्रेजी की थोड़ी बहुत फैमिलियर, मतलब थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाए। अब जैसे ही चीज़ों को आप समझने लगते हैं तो आपका दिमाग उस पे बहुत अच्छे से चलने लगता है। तो यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू नीड टू वर्क ओवर द सब्जेक्ट। पढ़ोगे नहीं, कॉन्सेप्ट सॉल्व नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो भाई दिक्कत तो बनी रहेगी, उसका तो कोई इलाज भी नहीं है फिर। चलिए फटाफट देखिए, हम टीचिंग नहीं कर रहे हैं, प्लीज ध्यान रखेंगे। आई एम नॉट टीचिंग ओवर हियर। मैं अपनी क्लासेस में जब पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन पढ़ाऊंगा या लेक्चर ले रहा हूँगा तो वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ कॉन्सेप्ट एक एक करके समझाऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा उद्देश्य आपको जल्दी से जल्दी एक टॉपिक को कंप्लीट करवाना है ताकि आप कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लें और समझ भी लें। जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है ना, उन्हें तो कहीं ना कहीं एक बार पढ़ना पड़ेगा।
मैं उनके लिए काम कर रहा हूं जिन्होंने एक बार पढ़ा है और वो यहां पर पॉलिश करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है द प्राइसेस ऑफ हिज आर्टिकल। तो बच्चे हम बात किसकी कर रहे हैं? प्राइसेस की बात कर रहे हैं। और अगर प्राइसेस प्लूरल है तो वेरीज होना चाहिए या वेरी होना चाहिए। अब तो धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं इंग्लिश में, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब ये प्लूरल है ना, तो ये प्लूरल है तो उसके बाद फिर वहां पर आराम से उत्तर भी लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस पे आते हैं। माई यंगर ब्रदर एंड आई। माई यंगर ब्रदर एंड आई, तो देखो एंड से दो चीजें जुड़ी हैं। एंड से एक तो कौन जुड़ा है? आई जुड़ा है, और एक माई यंगर ब्रदर जुड़ा है। और एंड से जब दो चीजें जुड़ी हो, एक नाउन जुड़ा हो और एक प्रोनाउन जुड़ा हो। मैं कब की बात कर रहा था एंड वाले में? जब दोनों नाउन हो और एक के पहले आर्टिकल लिखा हो और दूसरे के पहले ना लिखा हो ना, तब ऐसी दशा में वो दोनों नाउन एक ही व्यक्ति की बात करेंगे। लेकिन यहां तो दोनों नाउन थोड़ी है, एक तो प्रोनाउन है और एक नाउन है। तो जब दो अलग अलग लोग हैं तो ये फिर तो आर हो जाएगा ना, ये तो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, हम जो कॉन्सेप्ट ये कहते थे द प्रिंसिपल एंड टीचर, तो द प्रिंसिपल एंड टीचर में टीचर भी नाउन होता था, प्रिंसिपल भी नाउन होता था। अगर हम ये कह देते द प्रिंसिपल एंड यू, तो द प्रिंसिपल एंड यू, तो फिर ये तो दो अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि कंफ्यूज मत हो जाइएगा और आप गलती से ये ना कह के चले जाइए कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है ना, राइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। क्या ये क्लियर है? आप देखिए क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं? जैसे लिखा हुआ है द ओनली गुड थिंग, ये कॉन्सेप्ट खूब आता है, प्लीज इसको कोशिश करके समझिए। द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पैंट्स, ये देखो अगर द ओनली गुड थिंग ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, अबाउट दीज पैंट्स तो ये इसी के बारे में बता रहा है। हम तो बात किसकी कर रहे हैं? एक जो गुड थिंग है उसकी, और गुड थिंग क्या है? इज। ठीक है, द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पैंट्स आर दियर कलर, या हम इसको सिंगुलर करेंगे तब तो ये सही होगा। प्लूरल क्यों लगा रहे हो भाई? जब आप बात कर रहे हो सिंगुलर की तो फिर प्लूरल क्यों लगा रहे हो? ठीक है, ऐसे ही देखो आवर हाउसिंग सोसाइटी, हमारी जो हाउसिंग सोसाइटी है कॉम्प्राइजेस, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, 6 ब्लॉक 30 फ्लैट्स इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पर जब हाउसिंग सोसाइटी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। 6 ब्लॉक एंड 30 फ्लैट, 30 फ्लैट 6 ब्लॉक होगा या 6 ब्लॉक्स होगा? 6 ब्लॉक होगा या 6 ब्लॉक्स होगा? 6 प्लूरल है ना, तो फिर ये भी प्लूरल हो जाएगा, जैसे 30 के साथ फ्लैट्स लिखा हुआ है। बाकी तो सही है, सोसाइटी सिंगुलर था, कॉम्प्राइज में यस और यस लिखा हुआ है तो ये सही है, बाकी और तो कोई दिक्कत है नहीं कहीं पर। लेकिन यहाँ 30 फ्लैट्स लिखा है और 6 ब्लॉक लिखा हुआ है, होना क्या चाहिए था? 6 ब्लॉक्स होना चाहिए था। अगर अगले वाले क्वेश्चन पे बात करें तो लिखा है द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस। अब भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखोगे, इंफॉर्मेशन जो है वो सिंगुलर माना जाता है। आपने नाउन में पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जब नाउन के सेगमेंट को पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कुछ नाउन जैसे इंफॉर्मेशन, सीनरी, बेकरी, क्रॉकरी, म्यूजिक, ट्रैफिक, एडवाइस, फर्नीचर, ठीक है ना, मिसचीफ, ऐसे जितने भी नाउन होते हैं ना, लगेज, बैगेज, ठीक है, ये सारे जितने होते हैं इन सभी को सिंगुलर या अनकाउंटेबल सिंगुलर माना जाता है। तो जब ये बच्चा इंफॉर्मेशन जो है वो लिखा हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तो फिर इसके साथ वर तो लगने का कोई चांस ही नहीं बनता है, वॉज लगेगा। कई बार प्रश्न बना हुआ है जैसे इंफॉर्मेशन में यस लगा दिया जाता है, इंफॉर्मेशंस, वो भी गलत है। फर्नीचर में यस लगा दिया जाता है, फर्नीचर्स, वो भी गलत है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, ये प्लूरल नहीं बन सकते। द थिंग विच मेक्स, तो थिंग के साथ विच के हिसाब से मेक्स, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, याद करिए। इसके तुरंत बाद क्रिया इसके अनुसार होगी, बिल्कुल सही है। और फिर लिखा हुआ है फॉर हिम टू सेव मनी आर हिज,
एक्सेसिव। तो दूसरी वाली जो क्रिया है वो अगर इसके अकॉर्डिंग लगेगी तो बताओ इज होगा या आर होगा? अरे भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन का मामला हट गया, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए क्रिया हो गई, लेकिन इसके लिए क्रिया कहां है? दूसरी वाली क्रिया इसके लिए काम करेगी। तो आर जो है वो थिंग के लिए अगर लगाओगे तो कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। अब कुछ लोग को ये लगेगा कि सर यही तो एंटीसीडेंट भी काम कर रहा है। तो भाई अगर मैं इस तरह से वाक्य लिख दूं कि देयर इज अ मैन, देयर इज अ मैन who can win has come या have come, तो ये जो कैन है वो तो मैन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आया है, लेकिन दूसरा वाला तो मैन के लिए आएगा ना, तो फिर यहां पर हैज का यूज करेंगे। तो जो सेकंड वर्ब है वो एक्चुअली इसी की बात कर रही है, द थिंग की। तो द थिंग के अनुसार वहां इज होगा या आर होगा? तो आप कहेंगे आर नहीं होगा सर, इज होना चाहिए। चलिए फटाफट आगे, ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखिएगा, ये दोनों स्लाइड बहुत जरूरी है आपके लिए। इसमें क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब में थोड़ा दूर कर दे रहे हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है द क्वालिटी, किसकी? ऑफ डीसीएम क्लोथ्स एंड विमल क्लोथ्स। तो हम डीसीएम क्लोथ्स और विमल क्लोथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो क्वालिटी सिंगुलर है तो इज आर में से क्या लगाओगे? इज लगाओगे। सब्जेक्ट पहचान जाओगे तो वर्ब खुद ब खुद पहचान में आ जाएगी। फिर दूसरा सेंटेंस देखो, ही फर्मली बिलीव्स। तो देखो ही के साथ बिलीव्स लगा हुआ है, ये तो दोनों कोई दिक्कत नहीं है। दैट अ रेडिकल चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, ठीक है, आर नेसेसरी। अब देखो यहां आर लिखा हुआ है और किसकी बात कर रहा है? रेडिकल चेंज की। तो रेडिकल चेंज कैसा है? सिंगुलर है। ये कर्ता सिंगुलर है तो क्रिया भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। सेंटेंस को देखो ना भाई, यहां पे ही फर्मली बिलीव्स, वह मानता है कि, तो मानना किसके लिए? ही। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट के बाद एक नया सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर, लेकिन जो क्रिया उसके लिए आई है वो प्लूरल है। तो उसको अगर हम सिंगुलर कर दें कि अ रेडिकल चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेरियस डिपार्टमेंट्स, तो देखो हम बात किसकी कर रहे हैं? डिपार्टमेंट्स की या रेडिकल चेंज की? तो रेडिकल चेंज इन स्ट्रक्चर, ऑफ के बाद का नाउन भले बहुवचन है लेकिन ऑफ के बाद का जो ये है रेडिकल चेंज, ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और ये फिर इज और आर में देखेंगे तो कौन सा लगेगा? आर लगेगा। ठीक है, मुझे लगता है आप इजीली इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और वो ये है, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। तो बात एक्सपर्ट्स की हो रही है, पैनल की, पैनल की हो रही है। तो पैनल के लिए हैज की हैव? हैज। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, द स्टैंडर्ड ऑफ प्लेयर्स। तो बात किसकी हो रही है? प्लेयर्स की या स्टैंडर्ड की? स्टैंडर्ड की। तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हैज की हैव? हैज। अ सेट ऑफ स्टाइलिश एंड ट्रेंडी डॉल्स, बात किसकी हो रही है? सेट की। तो सेट है तो बताओ वॉज की वर? वॉज। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? आई विश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। अगर ये सेंटेंस लिख रखा है हमने, द स्कीम विच विल बी स्टार्टेड, तो बात किसकी कर रहे हो? वो जो स्कीम विच विल बी स्टार्टेड, तो विच जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ऐसे समझते चलिए धीरे धीरे। विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो विल जो है वो स्कीम के अकॉर्डिंग लगा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। लेकिन जो दूसरी क्रिया लगी हुई है ये वाली रिक्वायर नाम की, ये तो स्कीम की बात कर रही है। तो ये विल तो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब हो गई, लेकिन ये स्कीम के लिए वर्ब क्या होगी? रिक्वायर या रिक्वायर्स? आप कहेंगे सर सिंगुलर बनाने के लिए रिक्वायर्स होगा। ठीक है, तो इजीली ये बात सही हो जाएगी। अगले सेंटेंस पे चलते हैं और ये सेंटेंस ये वाला है, द रीसेंट चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी हैज। तो बात चेंजेस की कर रहे हो या मॉनेटरी पॉलिसी की? मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंजेस हुआ है, चेंजेस प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होनी चाहिए, हैव। वाक्य को ही पढ़ोगे तो यू विल फाइंड की कीवर्ड भी दिया गया होगा और सॉल्यूशन भी दिया गया होगा।
द सडन इंक्रीज इन डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्राइम, बात किसकी कर रहे हो? सडन इंक्रीज की, अचानक में जो बढ़ोतरी हुई है। इंक्रीज सिंगुलर है, इंक्रीज के साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा, आप खुद सोच के बताइए। ठीक है, आप बोल रहे हो जो सडन इंक्रीज हुआ है, कई प्रकार के जो क्राइम हुए हैं राज्य में, तो बात तो इंक्रीज की कर रहे हो ना। इंक्रीज ने हैज मेड द पीपल पैनिक, जो बढ़ोतरी है उसने लोगों को पैनिक कर दिया है। तो सब्जेक्ट ये, वर्ब इसी के अकॉर्डिंग। यहां देखो नो वन, अच्छा नो वन तो सिंगुलर है, तो नो वन के साथ कब से भाई हैव लगने लगा? नो वन के साथ हमेशा क्या लगता है? हैज लगता है। मैंने कल भी बताया था ईच एवरी वन और नन, हम सबके लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम हमेशा हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस देखिए, एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर, कल बताया था दोनों के साथ एवरी आ जाए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी, तो प्रोक्लेम्स हो जाना चाहिए, मतलब कि यहां पर प्रोक्लेम्स हो जाएगा तो सेंटेंस सही हो जाएगा। भले ही एंड से जुड़ा है लेकिन दोनों में एवरी और ईच लगा हो तो क्रिया कैसी हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, अब चलो हम लोग लास्ट स्लाइड पे आज चर्चा करते हैं और कल पॉसिबली ये चीज़ खत्म हो जाएगी। आज थोड़ा सा पूरा समय नहीं दिया जा रहा है। कल हम लोग ज़्यादा, मतलब कल इसको तो कंप्लीट कर ही लेंगे, नया चैप्टर भी कल स्टार्ट कर लिया जाएगा दूसरा। ठीक है, देखिए ब्रेड एंड जैम है तो दो चीज़ें, 40 रुपीज़ है तो बहुवचन, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग है तो दो चीज़ें, एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड ये है दो से ज़्यादा चीज़ें। लेकिन जैसे ही कभी सुनिए, जैसे ही कभी हम दो या दो से अधिक चीजों को कोई एक चीज बना दें, जैसे ब्रेड एंड जैम को ब्रेकफास्ट बना दें, जैसे 40 रुपीज को एक सम बना दें, सम मतलब यूनिट, इकाई, जैसे कि ड्रिंकिंग और ड्राइविंग को एक एक कारण बना दें, अ कॉज बना दें, एक कारण बना दें। तो देखिए जब कभी दो या दो से अधिक चीजों को एक चीज बनाने लगे, जैसे कि हम 100 रुपए को एक सैलरी बना दें, 1000 रुपए को सैलरी बना दें, तो जैसे ही दो या दो से अधिक चीजों को एक बनाने लगे तो ये सिंगुलर माना जाएगा। ब्रेड एंड जैम मेक्स अ गुड ब्रेकफास्ट। अगर ये ब्रेकफास्ट नहीं होता तो ब्रेड एंड जैम के साथ आर ही लगता, क्योंकि हम जब दो चीजें हैं तो प्लूरल बनाएंगे, लेकिन दो चीजों को जब एक चीज बना दे, जैसे घोड़ा और गाड़ी दो अलग अलग चीजें हैं, हॉर्स एंड कैरिज आर लगाएंगे, ब्रेड एंड बटर आर लगाएंगे, लेकिन अगर हम घोड़ा और गाड़ी को व्हीकल बना दें तो हॉर्स एंड कैरिज इज अ गुड व्हीकल और ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज अ मेजर कॉज हो जाएगा, और यहां पे आर की जगह पर इज लग जाएगा। 40 रुपीज इज अ स्मॉल सम, 40 रुपया एक छोटा सा यूनिट होता है, एक छोटी सी इकाई है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे कि जब दो या दो से अधिक नाउन को किसी एक नाउन के, जैसे ये दोनों मिलकर के क्या दिखा रहे हैं? ब्रेकफास्ट। 40 रुपीज क्या बन जा रहा है? एक स्मॉल सम। ड्रिंकिंग ड्राइवन क्या बन जा रहा है? एक मेजर कारण। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए यहां पे 5 किलोमीटर क्या बन गया? डिस्टेंस। 5 किलोमीटर डिस्टेंस बन गया, तो 5 किलोमीटर एक लॉन्ग डिस्टेंस बन गया, तो 5 किलोमीटर के साथ क्या लगाओगे? इज लगाओगे। अगर 5 किलोमीटर को डिस्टेंस नहीं बनाते तो फिर क्या होता? आर ही रहता, इज नहीं होता। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वाला। ठीक है, अभी ये तीनों बातें आप समझ गए होंगे कि ब्रेड एंड बटर दो चीजें मिलकर के एक चीज बता रही, दो एक से ज्यादा चीज मिलकर के एक चीज बता रही, एक से ज्यादा चीज मिलकर के एक चीज बता रही, एक से ज्यादा चीज मिलकर के एक चीज बता रही। तो जब एक से ज्यादा चीजें मिलकर के किसी एक चीज की बात करें तो हम उसे कहते हैं कि वो सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा। ठीक है, आज की क्लास हम लोग दिस प्लेस मतलब कि रोक देते हैं। विल कंटिन्यू विद द सम सेंटेंसेस टुमारो, कल कुछ सेंटेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज दूसरी क्लास थी और इसी दिन, इसीलिए हमने 30 दिन में 25 ही दिन का प्लान बनाया है ताकि 5 दिन आगे पीछे बढ़ाया जा सके और संडे को थोड़ा सा ज़्यादा समय दिया जा सके। चलिए जो भी होगा हम आपके लिए टाइम शेड्यूल बता देंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। कीप शेयरिंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ज़रूर लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।